आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा 11 के प्राथमिक अध्याय भौतिक जगत पर अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियोस में कुछ चर्चाएं हो चुकी हैं, बाकी चर्चा अब हम शुरू करते हैं। जहां पिछली बार बात समाप्त हुई थी, उसके बाद भौतिकी के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक एवं उनकी खोजें व उनके आविष्कार हमको पढ़ना है, जानना है। हम लोग कुछ वैज्ञानिकों के नाम जानते हैं, शायद उनके कामों से भी परिचित हों और कुछ नियमों का उपयोग भी जानते हैं, लेकिन हम हर नियम से परिचित हों यह आवश्यक नहीं है। तो हम आज कुछ भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे, उनकी खोजें क्या थी, उनके आविष्कार क्या थे और उन आविष्कारों का हमारे भौतिक जीवन पर और हमारे ज्ञान पर, भौतिक विज्ञान की समझ पर क्या प्रभाव पड़ा, यह हमको समझना है। लिखने के लिए तो जहां पिछली बार बात समाप्त हुई थी वहीं से आगे आप यह हेडिंग लिखेंगे, है ना, यह हेडिंग लिखेंगे और उसके बाद ये कुछ 20 नाम लिखे हुए हैं तो करोड़ों वैज्ञानिक जिन्होंने अपने जीवन की एक एक बूंद भौतिक विज्ञान के लिए समर्पित कर दिया है, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की ही चर्चा करने वाले हैं जिनका नाम हमको 11 और 12 में पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। चलिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लिखने के लिए तो इतना ही लिखना है। सुनिए, पहले वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन। न्यूटन को हम लोग तो गुरुत्वाकर्षण नियम के ही कारण जानते हैं। न्यूटन का नाम हम लोग किसके कारण जानते हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जानते हैं। लेकिन न्यूटन का क्षेत्र इतना व्यापक था कि उन्हें भौतिकी का जनक कहा जाता है। भौतिकी का जनक कौन? न्यूटन। क्यों? क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण नियम तक ही नहीं सीमित है। इनकी खोजों का दायरा कहां तक था वह मैं आपको बताता हूं। गुरुत्वाकर्षण नियम तो एक है, इन्होंने प्रकाश के क्षेत्र में भी काम किया था। इन्होंने ध्वनि तरंगों के बारे में भी कुछ विचार प्रस्तुत किए थे। इन्होंने द्विपद प्रमेय और अवकलन जैसे कुछ गणित की शाखाओं का स्वतः ही विकास किया था, जिसके माध्यम से गणनाओं को आसान किया जा सके। इन्होंने भौतिक विज्ञान की अगर बात करें तो ऊष्मा से संबंधित क्षेत्र में भी अपने योगदान दिए थे। और इतना ही नहीं, आप लोग न्यूटन के गति विषयक नियम जानते हैं, तो गति के बारे में, बल के बारे में, गति के नियम के बारे में अगर मैं इसे लिखूं तो गति के नियम के बारे में, बल की अवधारणा के बारे में और भिन्न भिन्न जगहों पर अपने ज्ञान का प्रकाश डाला और उसी के आलोक में आज की फिजिक्स पढ़ी जाती है और इसलिए न्यूटन को भौतिकी का जनक माना जाता है। तो न्यूटन का जो महत्वपूर्ण नियम है वह लिखा है गुरुत्वाकर्षण नियम, लेकिन प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, गति के नियम, बल की अवधारणा के साथ साथ गणित के भी क्षेत्र में द्विपद प्रमेय, अवकलन जैसे गणित की नई शाखाओं के विकास का श्रेय भी न्यूटन को ही जाता है ना। और इसीलिए भौतिकी का जनक इन्हें माना जाता है। इनके पहले भी कई वैज्ञानिक थे, जैसे कुछ वैज्ञानिक गैलीलियो, केपलर, जो लास्ट में मैंने लिखे हुए हैं, आर्किमिडीज, है ना, ये इनसे पहले के वैज्ञानिक हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान को व्यवस्थित रूप से पढ़ने पढ़ाने का श्रेय न्यूटन को जाता है। तो पहला वैज्ञानिक न्यूटन है। उनकी खोजों का विस्तार यह है। मुख्य नियम जिसकी वजह से हम उन्हें जानते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, वह है गुरुत्वाकर्षण का नियम। चलिए, पहली बात हो गई। अगली बात
आइंस्टीन के बारे में। आइंस्टीन ने कहा कि नियम तो बहुत सारे हैं, उन्होंने कहा कि हम प्रकाश की सहायता से विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। चर्चाओं में पिछले वीडियोस में आया हुआ है, जहां केवल चर्चा है, मौखिक केवल संवाद है आपसे, वहां मैंने बताया था कि सौर सेल क्या करता है, सोलर पैनल क्या करता है, वह सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा को, ऊर्जा को ग्रहण करता है और उससे विद्युत का निर्माण होता है। तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में पहली बार बताने का श्रेय, अध्ययन करने कराने का श्रेय जाता है आइंस्टीन को। तो समाज को आइंस्टीन की सबसे बड़ी देन यह है कि हम प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। और आपको मालूम हो कि आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कैसे होती है, इस विचार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने यह भी बताया था सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? पहले यह माना जाता था, और हम लोग 11-12 में मानकर भी चलेंगे, अभी 11-12 में, कि व्यक्ति का द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान स्थिर रहता है, बदलता रहता है, लेकिन हम मानकर चलेंगे कि नहीं बदलता। समय, जैसे अभी मेरी उम्र 30 वर्ष हो, तो अगर मैं चंद्रमा पर भी जाऊं तो भी मेरी उम्र कितनी होगी? 30 वर्ष। अगर कक्षा 9-10 की बात ध्यान हो और उसके पहले की बात ध्यान हो, तो 2 शब्द होते हैं। एक शब्द है द्रव्यमान, जिसको m से प्रदर्शित करते हैं, एक शब्द है भार, जिसको प्रदर्शित करते हैं w से। तो जब अंतर बताया जाता है 9 में, तो कहा जाता है कि ब्रह्मांड में इसका मान सदैव नियत रहता है। ब्रह्मांड में द्रव्यमान का मान सदैव नियत रहता है, वह बदलता नहीं है। कभी कभी प्रश्न भी बनता है कि एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, चंद्रमा पर कितना होगा? तो उत्तर आता है 60 किलोग्राम ही। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान बदलता नहीं है। हाँ, भार का सूत्र याद हो तो भार का सूत्र होता है mg, चूंकि पृथ्वी पर ही g का मान बदलता है। अन्य ग्रहों पर जाने पर तो g का मान कम होता है, चंद्रमा पर जाने पर कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। तो अगर 60 न्यूटन भार हो, पृथ्वी पर कितना भार हो? पृथ्वी पर भार हो 60 न्यूटन, तो चंद्रमा पर इसका 1/6 हो जाएगा, मतलब उसका भार आएगा 10 न्यूटन। तो भार चूंकि जी पर निर्भर करता है, जी का मान बदलेगा तो भार का मान बदलेगा। तो कहा जाता है भार का मान जी पर निर्भर करता है, इसलिए भिन्न भिन्न स्थानों पर उसका मान भिन्न भिन्न होता है, लेकिन द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में नियत रहता है। आइंस्टीन ने कहा था नहीं, समय भी एक ऐसी चीज है, मैं अगर यहाँ 30 वर्ष का हूं, अगर मुझे प्रकाश के वेग, मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग के लगभग बराबर से फेंका जाए, प्रक्षेपित किया जाए, किसी तरीके से मुझे गति कराया जाए उसके वेग के लगभग बराबर, तो मेरा द्रव्यमान भी बदलेगा, मेरी आयु में भी फर्क आ जाएगा, मेरे जीवन काल में भी फर्क आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम जो कुछ भी अध्ययन करते हैं वह सापेक्षता के आधार पर करते हैं। कोई भी चीज, जैसे कोई अच्छा है या बुरा, तो हम किसी को अच्छा कहते हैं तो किसी के सापेक्ष अच्छा कहते हैं, है ना। जैसे बहुत आसान से इस बात को समझ सकते हैं, जैसे मैं कहूं कि ये जो बी है वह बड़ी है कि छोटी, आप बड़ी कहेंगे, अगर कोई कहे बड़ी तो वह ए के सापेक्ष बोल रहा है, अगर छोटी कहे तो वह सी के सापेक्ष बोल रहा है। न कोई चीज बड़ी है न कोई चीज छोटी है, बस हम सापेक्षता के आधार पर तय करते हैं, है ना। हम यह मानकर चलते हैं कि कुछ चीजें स्थिर होती हैं। समय को भौतिक विज्ञान के अंतर्गत समय को स्थिर राशि माना जाता है, लेकिन आइंस्टीन ने अपनी खोजों से सिद्ध किया कि समय भी एक परिवर्तनशील राशि है। जैसे x निर्देशांक बदलता है, y निर्देशांक बदलता है, उसी प्रकार से
किसी वस्तु का द्रव्यमान भी बदलता है, समय भी स्थिर रहने वाली राशि नहीं है। ठीक है ना। चलिए ऑस्टर्ड के बारे में आते हैं। ऑस्टर्ड ने क्या कहा? ऑस्टर्ड ने कहा था कि अगर हम किसी तार में, कक्षा 10 में तो इसके बारे में चर्चा है, छोटी चर्चा करके बात आगे बढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा था कि अगर एक तार है उसमें आप करंट प्रवाहित करिए, धारा प्रवाहित करिए, और उसे एक कागज के गत्ते से गुजार दीजिए। मतलब एक तार हो जैसे तार, और यहाँ पे एक गत्ता लगा दें, गत्ते में थोड़ा सा छेद करके तार को गुजारें, और गत्ते पर अगर लोहे के चूर्ण बिखरे हुए होते तो धारा के प्रवाह करने से वह अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो विद्युत धारा के कारण चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम ही है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के कारण चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, इस बात को कहने वाले वैज्ञानिक थे ऑस्टर्ड। तो ऑस्टर्ड को हम लोग क्यों जानते हैं? ऑस्टर्ड को इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो कहते हैं कि विद्युत धारा से क्या गुण आएगा? चुंबकत्व का गुण आएगा। और एक समय आया जब इन किसी बात का निष्कर्ष लेकर, इनकी बातों से सीखकर वैज्ञानिक फैराडे ने कहा कि अगर धारा से चुंबकत्व उत्पन्न होता है तो कोई न कोई ऐसी विधि होगी जब हम चुंबकत्व से धारा उत्पन्न करेंगे। और इन्हीं के सिद्धांत पर, फैराडे के सिद्धांत पर ही जनरेटर कार्य करता है। जनरेटर में चुंबकत्व रहता है और वह क्या उत्पन्न कर देता है? विद्युत धारा। इसके बाद बहुत समय तक यह कंफ्यूजन था कि प्रकाश किस प्रकार का है। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने कहा था प्रकाश कण प्रकृति का होता है। प्रकाश बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। लेकिन एक समय आया जब महान गणितज्ञ मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश कण नहीं है, तरंग है। लोगों में यह धारणा तो थी कि प्रकाश में तरंग का गुण है, लेकिन लोगों ने कहा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। वह तरंग में भी किस मॉडल की तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। इसके बाद समय बदला, मैक्स प्लांक का उदय हुआ और उन्होंने एक नए सिद्धांत का विकास किया जिसे कहते हैं क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जान लेना जरूरी है। वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने कहा था कि प्रकाश या ऊर्जा का उत्सर्जन, जैसे कोई चीज गर्म हो, तवा या लोहे का कोई टुकड़ा गर्म हो, कैसे जानेंगे? उसके ऊपर हाथ ले जाएं, अगर आंच लग रही है तो उसमें गर्माहट है, वह ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। पहले धारणा थी कि जिस प्रकार से नदियों का पानी लगातार सतत रूप से बहता रहता है ना, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है, ऐसे ही ऊर्जा भी सतत रूप से प्रवाहित होती रहती है। प्लांक ने कहा नहीं, सूर्य हो अथवा कोई गर्म स्रोत हो, उससे जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो वह सतत नहीं होता, वह सतत नहीं होता बल्कि क्या होता है? असतत होता है। तो मैक्स प्लांक ने क्या कहा? प्लांक ने कहा कि ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार नहीं होता बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में होता है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में असतत रूप से होता है। उन पैकेटों को उन्होंने कहा था कि ये पैकेट क्वांटा हैं और इसीलिए उनके सिद्धांत को नाम दिया गया क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक ने क्या नियम दिया था? प्लांक ने कहा था कि कोई भी गर्म वस्तु अथवा वस्तु ऊर्जा का उत्सर्जन सतत रूप से नहीं करती बल्कि असतत रूप से करती है। उसके द्वारा किया जाने वाला ऊर्जा का उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिसे क्वांटम कहते हैं, और उनका यह नियम ही, यह सिद्धांत ही कहलाया क्वांटम सिद्धांत।
तो प्लांक की भी चर्चा हो गई। आगे आते हैं मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी के बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिवता की खोज के लिए उनको जाना जाता है। बस एक बात बताऊंगा आपको, मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला हैं जिन्हें रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों ही क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। एक्सरे, जो आज हमारे शरीर के अंदर क्या बीमारी है, क्या पथरी या इस प्रकार के कोई रोग दोष हैं, तो उनका पता लगाने के लिए कहाँ क्या समस्या है, वह समस्या एक्सरे द्वारा पता की जाती है और उस एक्सरे की खोज करने का श्रेय W.H. रोंटजन को जाता है। ठीक है। डी ब्रोगली, समय के साथ एक समय था जब प्रकाश को कण प्रकृति का माना जाता था और एक समय आया जब प्रकाश को तरंग प्रकृति का माने जाने लगा और फिर यहाँ कंफ्यूजन हुआ। कण प्रकृति के कुछ लक्षण मिले, कुछ में तरंग प्रकृति के लक्षण मिले। दोनों के ही संदर्भ में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न तरीके से अपने अपने प्रयास किए थे, लेकिन फिर भी कोई अंतिम निर्णय तक यह नहीं पहुंच सका कि प्रकाश वास्तव में कण है अथवा तरंग है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डी ब्रोगली ने कहा कि कण और तरंग, कण माने मैं आपको बताऊं द्रव्य समझे, तरंग माने समझे ऊर्जा, और आइंस्टीन ने पहले ही कहा था द्रव्य और ऊर्जा अलग अलग नहीं होते। तो डी ब्रोगली ने उसी नियम को, उसी संदर्भ को लेते हुए कहा कि चूंकि द्रव्य और ऊर्जा अलग अलग नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकाश में अथवा ऊर्जा में अथवा गतिमान कण में दोनों प्रकृति होती है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। यह अलग बात है कि किसी में कण प्रकृति ज्यादा दिखती है और किसी में तरंग प्रकृति। तो चूंकि हर वस्तु में, हर प्रकार की ऊर्जावान कण में दोनों प्रकृति होती है, इसलिए उन्होंने नए प्रकार की तरंगों की खोज की जिसे कहा जाता है द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंग कैसी है? ऐसी तरंग जिसमें द्रव्य का भी गुण है, ऊर्जा का भी गुण है, कण की प्रकृति भी है और तरंग की प्रकृति भी है। ठीक है। फिर आया बर्नौली। बर्नौली ने बताया कि जब पानी कोई बहता रहता है और उस बहते हुए पानी में कितने प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, यह कक्षा 11 में आपको पढ़ने को मिलेगा, इसलिए इतनी ही बात बताता हूं। जैसे कार्नो ने क्या किया था, ऊष्मा इंजन यहाँ लिखा है। मोटरसाइकिल में एक इंजन लगा होता है, उसमें पेट्रोल जलता है और उस पेट्रोल के जलने से कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी चलती है। अगर पेट्रोल के न होने की वजह से ऊष्मा न मिले, पेट्रोल न हो, पेट्रोल न जले, तो वह गाड़ी चलती नहीं है। आप किक मारिए, सब कुछ करिए, है ना, तो उस प्रकार से नहीं चलती जैसे उसको चलना चाहिए। कोई ढकेल सकता है, वो अलग बात है। ठीक है ना। तो ऊष्मा के कारण कोई कार्य हो, जैसे जेम्स वाट ने, मैंने बताया था कि भाप के इंजन का आविष्कार किया, केतली ऊष्मा के ऊर्जा के कारण उठी थी। तो ऊष्मा से कार्य, ऊष्मीय ऊर्जा से कार्य के रूप में कोई ऊर्जा मिले, इसका श्रेय कार्नो को जाता है। और उन्होंने यह बात कैसे विकसित किया? ऊष्मा इंजन के माध्यम से यह सिद्ध किया। ऊष्मा इंजन के बारे में उन्होंने कहा यह एक ऐसा उपकरण है जो ऊष्मीय ऊर्जा को कार्य के ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है। तो कार्नो को ऊष्मा इंजन के लिए जाना जाता है। सीवी रमन, सत्येंद्रनाथ बोस दोनों भारतीय वैज्ञानिक हैं। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के विस्तृत वर्णन के लिए जाना जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जानकारी पहले भी थी, लेकिन एक प्रकार का प्रकीर्णन लोग जानते थे, उसको कहते थे प्रत्यास्थ, उसको प्रत्यास्थ कहते थे। सर सीवी रमन ने कहा था, प्रत्यास्थ का है क्या है ये भी मैं बता दूं। उन्होंने कहा था अगर 20 जूल की कोई तरंग आएगी तो वह कण 20 जूल ग्रहण करेगा और फिर 20 जूल संपूर्ण वायुमंडल को, अपने आसपास के क्षेत्र को दे देगा। तो जितना लेना उतना देना, ये हो गया प्रत्यास्थ। रमन ने कहा हमेशा ऐसा नहीं होता, 20 लेने पर हो सकता है कि 20 जाए, हो सकता है 19 जाए, हो सकता है 21 जूल की तरंग निकले। तो प्रकीर्णन में क्या होता है, ऊष्मा, प्रकाश की ऊर्जा ली जाती है, फिर वही ऊर्जा वह कण देता है ना।
लेकिन देते समय अगर जितना लिया उतना ही दे तो यह प्रत्यास्थ है, अगर इससे कम ज्यादा कर दे तो वह क्या है, अप्रत्यास्थ। और इस बात को बताने का श्रेय जाता है सीवी रमन को। सत्येंद्र नाथ बोस को क्वांटम सांख्यिकी के बारे में ज्यादा विचार प्रस्तुत करने, उसको जन सामान्य को समझाने के प्रयास के रूप में जाना जाता है ना। तो क्वांटम सांख्यिकी के बारे में आप बीएससी में पढ़ेंगे, उस पर चर्चा नहीं। हाइजेनबर्ग केमिस्ट्री में है, उन्होंने कहा था कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से नाभिक में घूमता है कि वो कहाँ है यह बताना मुश्किल है, तो या तो उसका वेग ही बताया जा सकता है। तो उन्होंने कहा था हाइजेनबर्ग ने, या तो वेग बता लीजिए या तो स्थिति, दोनों का निर्धारण एक साथ नहीं हो सकता। वेग का निर्धारण करेंगे स्थिति अनिश्चित हो जाएगी, स्थिति का निर्धारण करेंगे वेग अनिश्चित हो जाएगा, और इसीलिए हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को अनिश्चितता का सिद्धांत कहा गया। उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का वेग बताओगे तो स्थिति में अनिश्चितता हो जाएगी, और स्थिति बताओगे तो वेग में अनिश्चितता हो जाएगी। थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, यह कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस ही एक मात्र प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था प्रकाश कण नहीं है बल्कि क्या है, तरंग। तो प्रकाश को शुरुआत में कण माना जाता था, उसको कण के जंजाल से निकाल के तरंग मानने मनाने का श्रेय और वैज्ञानिकों के बीच पहुंचाने का श्रेय हाइगेंस को जाता है। उन्होंने ही बताया था कि प्रकाश कण प्रकृति का रूप नहीं रखती है बल्कि उसमें तरंग प्रकृति का गुण पाया जाता है। केपलर ने बताया था कि कोई ग्रह सूर्य है अगर, तो सूर्य के चारों ओर गति करते समय ग्रह किन नियमों का पालन करता है, इसको बताने का श्रेय केपलर को जाता है। केपलर ने क्या बताया कि कोई ग्रह, इसीलिए इसमें लिखा है ग्रहों की गति, तो कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर, तारे के चारों ओर किस प्रकार से गति करता है, इसके बारे में व्यवस्थित अध्ययन करने का श्रेय है ना, केपलर को जाता है। गैलीलियो जड़त्व शब्द की रचना करने वाले, उसको परिभाषित करने वाले लोगों में से थे, और उन्होंने ही दूर स्थित तारों को देखने के लिए उन तारों में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका विकास कैसे हो रहा है, उनका विनाश कैसे हो रहा है, ऐसे घटना का अध्ययन करने के लिए उन्होंने खगोलीय दूरदर्शी नाम के उपकरण का प्रयोग किया था। तो खगोलीय दूरदर्शी, इसके अलावा भी दूरदर्शी बहुत प्रकार की होती हैं, आप लोग कक्षा 12 में पढ़ेंगे। न्यूटन ने भी एक दूरदर्शी का आविष्कार किया था। तो गैलीलियो जड़त्व की परिभाषा बताने वाले और खगोलीय दूरदर्शी का निर्माण करने वाले वैज्ञानिकों में से एक थे। ये 20 वैज्ञानिक ही नहीं हैं, अपने यहाँ के जगदीश चंद्र बसु, होमी जहांगीर भाभा, ऐसे वैज्ञानिक भी हैं। पश्चिम देशों में, विदेशों के जो वैज्ञानिक हैं, पाउली का अपवर्जन नियम है, हाफबाउ का नियम है ना, प्लवन का सिद्धांत है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम आपने सुने हैं, उनके कार्यों के बारे में पढ़ा है। हम ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते, सीमित हमारे पास पाठ्यक्रम है, और उसी सीमित पाठ्यक्रम में रहते हुए हम धीरे धीरे देखेंगे कि विज्ञान के विकास का श्रेय इन वैज्ञानिकों का तो है ही, विज्ञान को विकसित करने का श्रेय इन वैज्ञानिकों का तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर प्रयोग करते हुए, अपने जीवन का बलिदान करते हुए, आहूत करते हुए भौतिक विज्ञान के प्रति समझ विकसित करने के लिए जगत को अमूल्य उपहार के रूप में ज्ञान दिया था। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझते रहिएगा। सभी नियमों, प्रभावों और सिद्धांतों के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर दी है। कम से कम ये 20 वैज्ञानिक, उनकी खोजें आपके मस्तिष्क में बनी रहें, इसी आशा व विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज की बात यही समाप्त। धन्यवाद, नमस्कार।